ओके स्टूडेंट, सो हमने जो आरसीसी के लिए लेक्चर सीरीज चालू करी थी एमसीक्यूज के लिए, जो ईएसई के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं यूपीपीएससी एई एसएससी जेई में, तो वो सारे एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। तो आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं अगर ना देखे हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और नई क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम्स के लिए। ओके, सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: percentage of steel for balanced design of a singly reinforced rectangular section by limit state method depends on characteristic strength of concrete, yield strength of steel, modulus of elasticity of steel और geometry of section। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील हम बैलेंस सेक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंगली रिइंफोर्स बीम में, और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज ऑफ स्टील किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ स्टील का पहले आपको फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि वो काय काय पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला डेराइव अपन करते हैं यहाँ। ओके, ओके, सो ये आपको पता ही है कि जो कंप्रेशन फोर्स है ना, वो टेंशन फोर्स के इक्वल होता है। तो पहली इक्वेशन जो अपने को मिलेगी वो वहीं से मिलेगी, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है, अगर आप ए एस टी के अपॉन में बी ए एस, अगर दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप बी इंटू डी विथ और इफेक्टिव डेप्थ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड वाली। ओके, नाउ आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इक्वेशन को आप होल इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीअरेंज करने पे आपके पास ये टर्म आ गई है, ठीक है, और रीअरेंज करने पे इस साइड अपने पास ये टर्म आ गई है। अब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, ए एस टी अपॉन बी डी जो इंटू 100 जो रिप्रेजेंट कर रही है वो परसेंटेज ऑफ स्टील इन बैलेंस सेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, परसेंटेज ऑफ स्टील इन बैलेंस सेक्शन। ओके, सो ये रीअरेंज करने पे और इसको टोटली अरेंज करके 100 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, 41.372 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी। तो ये इक्वेशन अपने पास पहली इक्वेशन आ जाती है। ओके, अब देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील आपको क्या पता चल रहा है कि एफ सी के पे भी डिपेंड कर रही है, एफ वाई पे भी डिपेंड कर रही है, और अपने को क्या पता चल रहा है कि एक अपने पास एक टर्म आ रही है एक्स यू लिमिटिंग बाय डी। तो क्या आप एक्स यू लिमिटिंग जो है बैलेंस सेक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है उस पर जो स्ट्रेन होगा लिमिट स्टेट के अनुसार वो 0.0035 होता है, ठीक है, और एट द फेल्योर जो स्टील में स्ट्रेन होता है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 एफ बाय ई एस होना चाहिए। ठीक है, अब आप न्यूट्रल एक्सिस अपनी कौन सी है, ये जो एक्सियल लिमिटिंग डेप्थ पे है ऊपर से, ठीक है। अब बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल आप क्या कर सकते हैं, यहां से अगर न्यूट्रल एक्सिस से आप देखेंगे तो आपको 0.0035 स्ट्रेन मिल रहा है कितने डेप्थ पे, एक्सियल लिमिटिंग पे, और ये वाला जो स्ट्रेन मिल रहा है अपने को वो डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग पे मिल रहा है, मतलब इतनी, ये जो डेप्थ है ना ये डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग है, इतने पे अपने को कितना स्ट्रेन मिल रहा है, 0.002 प्लस 0.87 एफ बाय ई एस। तो ये जो अपने पास एक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से आई, इस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से जो अपने पास ये इक्वेशन आई, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 0.0035 डी अपॉन 0.005 प्लस 0.87 एफ बाय ई एस। अच्छा, ये जो सेकेंड इक्वेशन अपने पास आई है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है अपने पास, इस सेकेंड इक्वेशन को आप जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में जब रखेंगे, ये इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये जो है रीअरेंज होके पुट टू इन फर्स्ट, अपने को जो है परसेंटेज ऑफ स्टील की जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है वो ये मिल जाएगी 41.38 एफ सी के बाय एफ बाय
multiply 0.0035 upon 0.0055 plus 0.87 FYES। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ स्टील है वो काय काय पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एक FCK पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, FY पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने को क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया है। देखिए FCK पे डिपेंड कर रहा था, हाँ ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पे भी डिपेंड कर रहा था, हाँ कर रहा था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो अपने पास 1 2 3 ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ये डी ऑप्शन। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट दे सेट। ओके, सो द क्वेश्चन इज in assertion, the concept of locating the neutral axis in a reinforced concrete flexural member as a centroidal axis is applicable in working stress design method, but not in limit state of design method. Okay. Reason says that the working stress design method assumes that the structural material behaves in a non-linear elastic manner and there is a strain compatibility in bond between steel and concrete. ठीक है, assertion में जो है आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। पहली बात तो कि अगर देखिए, अगर मटेरियल की जो मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, अगर वो लीनियर है ना, अगर वो लीनियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लीनियर, तो जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कोइंसाइड कर जाती है सेंट्रोइडल एक्सिस से। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब अगर WSM में क्या होता है, देखिए WSM में क्या होता है कि लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अपन लोग एज्यूम करते हैं। अगर लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आप एज्यूम कर रहे हो तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कोइंसाइड कर जाएगी सेंट्रोइडल एक्सिस से, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, बट LSM में क्या होता है कि अपने पास नॉन लीनियर कर्व होता है। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो पैराबोलिक होता है और ये जो पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। तो LSM की न्यूट्रल एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड विथ सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो असर्शन अपना क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि LSM और WSM दोनों के केस में ऐसा होता है कि न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से कोइंसाइड होती है, बट ऐसा दोनों केस में नहीं होता, केवल और केवल WSM में होता है। तो ये अपना जो असर्शन है वो हो जाएगा फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन इज द वर्किंग ओके सॉरी, हाँ सही लिखा हुआ है। असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो एप्लीकेबल है जैसे मैंने बताया, बट नॉट इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन मेथड। हाँ, तो लिमिट स्टेट में नहीं होती है। तो ये अपना क्या हो गया, असर्शन तो सही हो गया, असर्शन क्या हो गया अपना, सही हो गया, ठीक है। बट रीजन क्या है, the working stress design method assumes that the structural material behaves in a non-linear elastic manner। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो अपना स्ट्रक्चरल मटेरियल है स्टील एंड कंक्रीट, वो कंबाइंडली एक्ट करते हैं इलास्टिक मटेरियल की तरह, अपन ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। तो ये जो नॉन लीनियर इलास्टिक मैनर है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा अपना लीनियर इलास्टिक मैनर की तरह बिहेव करते हैं। और क्या होता है कि दोनों एक तरह से एक्ट करते हैं, स्टील और कंक्रीट इलास्टिकली, ठीक है। हालांकि ये वाला जो लास्ट का स्टेटमेंट है, देयर इज ए स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इन बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ये सही है, बट ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो रीजन अपना क्या हो जाएगा, गलत। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो अपना क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव grade of steel is designated as Fe415 if the upper yield stress of steel is 415 Newton per mm square. Second option, the ultimate stress of the steel is 415 Newton per mm square. The third option is the
The partial safety factor is 1.15 and the next option is the characteristic strength is 415 Newton per mm square. अच्छा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ये आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइनेटेड एज Fe415 इफ, मतलब वो ये कह रहा है कि जो Fe415 में जो Fe415 में जो 415 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है 415। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता ही नहीं होता है कि 415 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो याद रखिएगा कि ये जो 36.1 जो क्लॉज है IS 456-2000 में, वो ये कहता है, आप इसको पूरा पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। द टर्म करेक्टरिस्टिक strength means that the value of strength of material below is not more than 5% of the test results are expected to fall. The characteristic strength for concrete shall be in accordance with table 2 until the relevant Indian standard specification for the reinforcing steel are modified to include the concept of characteristic strength. The characteristic value shall be assumed as the minimum yield stress. मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो जो अपनी 415 होती है, जो यहाँ पे 415 होती है, याद रखिएगा ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है। मिनिमम, आपने बहुत सारे सैंपल का टेस्टिंग की है, बट ये जो है आएगी उन सभी सैंपल में सबसे मिनिमम यील्ड स्ट्रेस आएगी, ठीक है ना, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। और यही मिनिमम इसी को क्या कहा गया है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहा गया है अपने इस क्लॉज में, ठीक है। ये क्लॉज क्या कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू शैल बी अज्यूम्ड एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। ओके, सो जो 415 होगा क्या होगा, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होगा। मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements for minimum reinforcement to be provided in a wall as ratio of vertical reinforcement to gross concrete area. First, 0.0012 for deformed bars. Second, 0.0015 for all other types of bars. Third, 0.0012 for welded fabric with wires not larger than 16 mm in diameter. Which of the following statement are correct? एक चीज याद रखिएगा कि जल्दबाजी में आप ये मत भूल जाइएगा कि यहाँ पे जो है मिनिमम रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन वॉल की बात हो रही है, ठीक है, एज रेशियो ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट टू द क्रॉस कंक्रीट एरिया, ठीक है। कह रहा है ओके, कह रहा है कि वॉल में जो अपन लोग क्या बोलते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एज ए रेशियो ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया। तो वो कितना होता है, ठीक है। तो आपको 32.5 जो क्लॉज है, 32.5 क्लॉज आपको रेफर करना है IS 456-2000 का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी 0.0012 for deformed bars not larger than 16 mm in diameter and with a characteristic strength of 415 Newton per mm square or greater। तो ये अपना जो है ये कैसे थर्ड ऑप्शन से मैच करता है, हाँ करता है भाई। नेक्स्ट वी सेड दैट 0.0015 for other types of bars, हाँ ये भी है 0.0015 for all other types of bars। Next we have 0.0012 for welded wire fabric not larger than 16 mm in diameter. Okay, so this is for deformed bars actually. The first is for deformed bars and the third is for this fabric bars. Okay, so all the options are correct. All the options are correct in this question. So the correct answer is 1, 2, 3. But the extra information that the clause in 32.5 gave us is that the vertical reinforcement shall be spaced not farther apart than 3 times the wall thickness nor 450 mm. Okay, so this clause need to be remembered also. The next clause is the minimum ratio of horizontal reinforcement to gross concrete area shall be.
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट, द मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया था, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट है। तो इसके लिए क्लॉज बदल जाएगा, अगली बार क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया का रेशियो पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि 0.002 फॉर डिफॉर्म बार्स नॉट लार्जर देन 16 mm in diameter and with a characteristic strength of 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ग्रेटर, मतलब डिफॉर्म बार्स के लिए है, ठीक है। 0.0025 फॉर अदर टाइप्स ऑफ बार के लिए है, ठीक है। एंड 0.002 फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक नॉट लार्जर देन 16 mm इन डायमीटर, ठीक है। तो ये आप क्लॉज याद रखिएगा। लास्ट क्लॉज जो है 35.2 का, वो है हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट शेल बी स्पेस्ड नॉट फार्दर अपार्ट देन 3 नॉट 450 mm। तो ये आप सारे क्लॉज जो है इसके याद रखिएगा 32.5 के, जो कभी भी किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, modulus of elasticity of concrete increase with increase in compressive strength of concrete. First, modulus of elasticity of concrete increase with increase in compressive strength of concrete. Second, shear strength of concrete increase with the increase in compressive strength of concrete. ओके, देखिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो अपने को पता है IS 456/2000 से कि वो होती है 5000 अंडर रूट FC के न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो अपनी FC के होती है वो अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है कि एज के साथ साथ क्या होती है, जैसे एज बढ़ती जाती है कंक्रीट की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना, समय के साथ साथ। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो फॉर्मूला अपने को ये बताता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ FC के, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना क्या हो गया भाई, सही हो गया। नेक्स्ट, shear strength of concrete increase with the increase in compressive strength of concrete। अब जो shear strength होती है याद रखिएगा वो इंटरलॉकिंग के कारण होती है। जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंक्रीट के, उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, उसी के कारण shear strength होती है। अब वो shear जो इंटरलॉकिंग आ रही है, वो इंटरलॉकिंग इंक्रीज होती है अगर आपकी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो ज्यादा है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो अपनी जो shear strength है वो ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन, ओके, इसमें ऑप्शन नहीं है तो अपने दोनों सही है इसमें, बोथ स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंक्रीज्ड विथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया, अभी अपन ने पढ़ लिया। ओके, तो इस वाली वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।